फ्रेंड्स, तो हमने देखा था 25 से 50 तक मंथली करंट अफेयर क्वेश्चंस एंड आंसर। हम देख रहे हैं यहाँ पे सितंबर महीने का मंथली करंट अफेयर, जिसमें न्यूज होंगे आपको अगस्त महीने के। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम 51 से क्या है। 51 में अगस्त 2023 में देखिए फ्रेंड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन हैं, आपको हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इसे ध्यान से सुनिए, और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 51 क्वेश्चन। अगस्त 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट परियोजना आप जानते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी गांवों में नेट पहुंचाने की एक परियोजना है। ठीक है, इसे 2011 में शुरू किया गया था, लेकिन उस टाइम में नाम क्या रखा गया था, NOFN, मतलब नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। 2011 में इसे शुरू किया गया था। ठीक है, बाद में इसे 2015 में नाम चेंज कर दिया गया और इसे क्या कर दिया गया, भारत नेट कर दिया गया। 2015 में मोदी सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया और भारत नेट इसका नाम रख दिया। 2015 में नाम चेंज कर दिया गया। ऐसे भी आप जानते हैं मोदी सरकार हर योजनाओं का नाम चेंज करने में, शहरों का नाम चेंज करने में, अभी तो विवाद में रहा था कि भारत और इंडिया देश का ही नाम चेंज करने की बात थी, चलिए ओके अलग मैटर है, लेकिन मोदी सरकार हर योजनाओं को नाम चेंज करती है। तो उसी तरह से ऑप्टिकल फाइबर जो है, ये नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का नाम चेंज करके 2015 में भारत नेट कर दिया गया था। और उसी के तहत भारत भर के 6.4 लाख गाँवों के लिए लास्ट माइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, लास्ट माइल मतलब जो गाँव में सबसे लास्ट में किनारे पे रहते हैं, हाशिए पे, उनको कनेक्टिविटी नेटवर्क देने के लिए कितने लाख रुपए की योजना की मंजूरी दी है, आपको ध्यान रखना है। 1.39 लाख करोड़ रुपए की। ठीक है, मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने। न्यूज़ यहाँ पे देख लीजिए, 4 अगस्त का न्यूज़ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट परियोजना के हिस्से के रूप में भारत भर के 6.4 लाख गाँवों के लिए लास्ट माइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इसमें ग्रामीण स्तर के उद्यमियों के माध्यम से लास्ट माइल तक ऑप्टिकल फाइबर आधारित कनेक्शन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए निष्पादन रणनीति में बदलाव शामिल होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, अगस्त 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष ए रिपोजिटरी ऑफ टेक्सटाइल एंड क्राफ्ट्स लॉन्च किया। किस संस्थान ने वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से पोर्टल विकसित किया है? किस संस्थान ने? वस्त्र मंत्रालय जो है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के सहयोग से कौन से इंस्टीट्यूट द्वारा यह लॉन्च किया गया है पोर्टल? तो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान ने इसे लॉन्च किया है, याद रखिए, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, अगस्त 2023 में भारत और कौन से देश की स्वच्छ जल पहल और स्कूलों में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी फंड से 7 लाख अमेरिकी डॉलर का समर्थन करने का वादा किया है? तो भारत ने किस देश की स्वच्छ जल पहल और स्कूल में सामुदायिक पहल के लिए, मतलब कौन से देश को इससे फ़ायदा मिलेगा? तो प्रशांत क्षेत्र का प्रशांत द्वीप पर एक देश है तुवालू प्रशांत द्वीप पे। ठीक है, प्रशांत द्वीप पे, उसी देश को इस फंड से सहायता मिलेगा। क्या चीज़ में? स्वच्छ जल पहल में और सामुदायिक स्कूलों में सामुदायिक विकास के लिए। ठीक है, उसमें भारत ने 7 लाख अमेरिकी डॉलर समर्थन देने का वादा किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में 5 साल की अवधि के लिए कंबोडिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कंबोडिया के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? कौन से बने हैं कंबोडिया के प्रधानमंत्री हाल ही में? तो आप ध्यान रखिएगा, हुन मैट। ठीक है, अच्छा बताइए, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी
न्यूम पेन है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग थोड़ा न्यूम पेन की टेन होती है, PHNOM, उसके बाद PENH, न्यूम पेन, ये राजधानी है, ठीक है, कंबोडिया की। कंबोडिया की राजधानी क्या है? न्यूम पेन। और कंबोडियन रियाल वहाँ की मुद्रा है, साथ साथ ये भी आप ध्यान देते चलिए, कंबोडियन रियल, ठीक है। चलिए, तो देख 7 अगस्त 2023 को कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी ने एक शाही फरमान जारी कर हुन मैनेट को 5 साल के कार्यकाल के लिए कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। हुन मैनेट कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री और एशिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पीएम के में से एक हुन सेन के पुत्र हैं। हुन सेन इनके पिता का नाम हुन सेन है, उन्हीं के लड़के हैं हुन मैनेट। हुन मैनेट हुन सेन का स्थान लेंगे, जिन्होंने लगभग 38 वर्षों तक शासन किया। तो इनके पिता जो थे वो 38 वर्ष तक शासन किए हैं पीएम के रूप में, ठीक है। हस्ताक्षर के दिन से प्रभावी एक शाही फरमान के माध्यम से हुन मैनेट को संसद के 7वें जनादेश के लिए कंबोडिया साम्राज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए यहाँ पर आप पकड़िए, कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी ने शाही फरमान जारी किया। मतलब हमारे यहाँ जैसे राष्ट्रपति होते हैं, वहाँ राजा हैं। जाहिर सी बात है डेमोक्रेटिक कंट्री फिर नहीं है वो, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, क्योंकि वो जो राष्ट्र के हेड हैं वो क्या है? राजा हैं, चुने हुए व्यक्ति नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55। अगस्त 2023 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का नाम आप सुने होंगे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। किस देश और भारत के ई-गवर्नमेंट फाउंडेशन ने संक्रामक चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन की गंभीर चुनौती से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया? मतलब चिकित्सा में जो अपशिष्ट प्रबंधन हो गया संक्रामक चिकित्सा के लिए, इसमें निपटने से लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है UNDP और कौन से देश और भारत के ई-गवर्नमेंट फाउंडेशन, ये तीन मिलकर। तो इंडोनेशिया देश और UNDP और भारत के EGOV फाउंडेशन मिलकर इससे निपटने के लिए, अपशिष्ट प्रबंधन से निपटने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो आप ध्यान रखिएगा। उस पेमेंट बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में भारत का पहला इको फ्रेंडली डेटिंग कार्बन लॉन्च किया है। भारत का पहला इको फ्रेंडली डेटिंग कार्बन लॉन्च किया है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने, ठीक है, एयरटेल पेमेंट। अच्छा बताइए, एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुआ था? 2017 में। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और अभी इसके MD और CEO कौन है? अनुव्रता विश्वास। MD और CEO कौन है? अनुव्रता विश्वास, ठीक है, MD एंड CEO है। चलिए, तो क्या है? उस पेमेंट बैंक का नाम क्या है? एयरटेल पेमेंट बैंक, जिसने हाल ही भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड, ठीक है। अगस्त 2023 को भारत का पहला पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक अपने बचत खाते वाले नए और मौजूदा ग्राहकों के लिए इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। क्वेश्चन नंबर 57। अगस्त 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो अकादमी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का आपने नाम सुना होगा। अंतर्राष्ट्रीय अपराध को कम करने के लिए इंटरपोल का स्थापना किया गया है, इंटरनेशनल पुलिस एक तरह से कहिए, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन वैश्विक अकादमी नेटवर्क के कौन से सदस्य के रूप में शामिल हुआ? CBI, भारत का CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो, उसमें शामिल हो गया है इंटरपोल में। तो 10वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया है, ठीक है, 10वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। तो अच्छा, इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है बताइए? लियोन, फ्रांस में है, ठीक है, लियोन फ्रांस में हेडक्वार्टर है किसका? इंटरपोल का। तो ध्यान रखिएगा आप, इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन, फ्रांस में। तो उसमें भारत का CBI भी 10वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया है, ध्यान रखिएगा।
8 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो अकादमी संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम और अनुसंधान परियोजनाओं के विकास और वितरण के लिए नवाचार के लिए वैश्विक परिसर सिंगापुर में सीबीआई और इंटरपोल के बीच आयोजित एक आभासी हस्ताक्षर समारोह के माध्यम से 10वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल वैश्विक अकादमी नेटवर्क में शामिल हो गई। इंटरपोल 2019 में स्थापित इंटरपोल वैश्विक अकादमी नेटवर्क इंटरपोल के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण निदेशालय के नेतृत्व में है। इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण के लिए विश्वव्यापी रणनीति का नेतृत्व करना। अब इंटरपोल में 10 कौन कौन से सदस्य? अबू धाबी, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, बोत्सवाना, कोलंबिया, भारत, कोरिया, रवांडा, सऊदी अरब, सऊदी बिलियन और स्पेन। ठीक है, तो देख लिया आपने। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 58 में क्या है? किस राज्य को हाल ही में अगस्त 2023 में नाथ द्वारा पिछवाई शिल्प सहित 5 पारंपरिक उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड से समर्थन प्राप्त हुआ है? किस राज्य को नाथ द्वारा पिछवाई शिल्प सहित? तो कौन से राज्य को? राजस्थान को। अच्छा, बताइएगा जियोग्राफिकल इंडिकेशन कौन प्रदान करता है? तो हमारे यहाँ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय के अंतर्गत एक है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर। जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ऑफिस है। ठीक है, कहाँ है ये? चेन्नई में। हेड ऑफिस कहाँ है इसका? चेन्नई में। तो यही हमें जीआई टैग प्रदान करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59। अगस्त 2023 में कौन से संगठन ने अद्वितीय नियामक परिदृश्य तैयार करने और गांधीनगर गुजरात में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के भीतर काम करने वाले कितने सदस्य बैंकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक क्षेत्रीय समिति का गठन किया है? तो भारतीय बैंक संघ ने तैयार किया है क्षेत्रीय समिति का गठन और ये 26 बैंकों के सामने ये चुनौती जो आ रही है उसके लिए। ठीक है, 26 सदस्य बैंक हैं गिफ्ट सिटी के। ठीक है, गिफ्ट सिटी के भीतर काम करने वाले 26 सदस्य बैंक हैं। इनका चुनौतियों के समाधान के लिए एक क्षेत्रीय कमेटी का गठन किया है भारतीय बैंक संघ ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही में किस कंपनी ने हाल ही में खदानों का पता लगाने के लिए भारत का पहला स्वदेशी स्वायत्त पानी के नीचे वाहन स्वदेशी, वो भी स्वदेशी स्वायत्त ऑटोनोमस होगा। ठीक है, AUV का फुल फॉर्म होगा ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल। तो इसी ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल जिसका नाम निराक्षी दिया गया है, लॉन्च किया। तो किन से कंपनी ने? ये भारत का पहला है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट जब भी कोई चीज़ होता है तो उसे आपको याद रखना होता है। ठीक है, तो भारत का पहला ऐसा ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल निराक्षी, जिसे नाम दिया गया निराक्षी। ये भी आ सकता है आपको एग्जाम में कि हाल ही में समाचारों में रहने वाला निराक्षी क्या है? समाचारों में दिखे जाने वाला शब्द निराक्षी क्या है? उसमें ऑप्शन दे देगा, एक फाइटर जेट विमान है और बहुत कुछ ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्या है यह? भारत का पहला स्वदेशी स्वायत्त पानी के नीचे वाहन है जो खदान का पता लगाएगा। ठीक है, तो इसे किसने बनाया है? गार्डन रीफ शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। ठीक है, इन्होंने बनाया है कोलकाता में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलें आगे बढ़ें, बाकी डिटेल और आप पढ़ लीजिए पॉज करके। 61 क्या है? अगस्त 2023 में जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा जारी जल जीवन मिशन रोजगार क्षमता के आकलन। जल जीवन मिशन आपको पता है शुरू किया गया था, कब किया गया था आप बताइए कैसे कमेंट बॉक्स में। तो जल जीवन मिशन के रोजगार क्षमता के आकलन पर अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? तो जल जीवन मिशन जब शुरू किया गया था उसके बारे में कह रहा है कि रोजगार क्षमता में एक आकलन का अध्ययन किया गया है, कितना रोजगार, तो उसके बारे में कौन सा बिंदु सही है? तो इसका मूल्यांकन जो है, इस रोजगार क्षमता आकलन का मूल्यांकन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के तहत सार्वजनिक नीति केंद्र द्वारा आयोजित
आयोजित किया गया था, बताना है आपको। तो यही देखिए गलत है, ये बेंगलुरु के द्वारा था, मद्रास नहीं, ठीक है। बाकी बी और सी सही है। बी सी क्या है, अध्ययन की रिपोर्ट में जल जीवन मिशन की रोजगार सृजन क्षमता 2.82 करोड़ व्यक्ति प्रति वर्ष होने का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि प्रति वर्ष 2.82 करोड़ व्यक्तियों के कुल रोजगार सृजन में प्रति वर्ष जल जीवन मिशन के निर्माण चरण के दौरान 59 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। इतने लोगों को प्रत्यक्ष और बाकी को अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो ये आकलन किया गया था, मतलब अनुमान लगाया गया था। तो ये दोनों सही है। और ये बेंगलुरु, देखिए बेंगलुरु के संस्थान के तहत ये आकलन किया गया था, ठीक है। वहाँ पे मद्रास दिया था ऑप्शन में, तो इसीलिए वो गलत था। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 62। अगस्त 2023 में आरबीआई द्वारा जारी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के तीसरे द्विमासिक मौद्रिक नीति विवरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु गलत है। यहाँ पर आपको गलत बताना है, ठीक है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल तय करती है सारी चीज़ों को, आपको पता है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगा, ठीक है। तो उसी में के संबंध में मौद्रिक नीति विवरण का संबंध दिया गया है, उसमें से कौन सा बिंदु गलत है आपको बताना है इसमें से, ठीक है। तो पहला क्या, भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेपो रेट क्या होता है बताइए। देखिए थोड़ा सा आपको हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ नीचे आपको मिलेगा डिटेल में पॉलिसी रेपो रेट, फिक्स रेपो रेट, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है आरबीआई का, उसने ये तय रखा है, ठीक है। तो इसमें पॉलिसी रेट इतना रखा गया है, फिक्स रेट है, ये MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, ठीक है। SDF है, बैंक रेट है, कैश रिजर्व रेशियो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। तो ये सब होते क्या है, थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको हम बता देते हैं मेन चीज़ों को। देखिए बैंक रेट पहले यहाँ देख लीजिए क्या है। बैंक रेट के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि कितना रखा गया है, तो यही यहाँ पे गलत ऑप्शन में भी था, गलत चुनना था आपको। 6.225% पे अपरिवर्तित रखी गई ऑप्शन कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपरिवर्तित रखा गया है, 6.75% रखा गया, यही गलत था। तो बैंक रेट होता क्या है, आरबीआई जो कमर्शियल बैंक को, आरबीआई जो देता है कमर्शियल बैंक को, जैसे आरबीआई सभी बैंकों का बैंक है, जैसे स्टेट बैंक हो गया, पंजाब बैंक हो गया, कोई भी केंद्रीय बैंक हो गया, तो आरबीआई जो कमर्शियल बैंक, इन बैंकों को जो सूद पे पैसा देता है जितनी रेट पे, उसे बैंक रेट बोलते हैं, ठीक है। आरबीआई यानी कि इन कमर्शियल बैंकों से पंजाब बैंक, एसबीआई से सूद लेता है, जब ये पैसा आरबीआई देता है उनको तो उधार में, ठीक है, उसे बैंक रेट बोलते हैं। तो बैंक रेट वही कितना रखा गया है, 6.75% अपरिवर्तित रखा गया है। मतलब इस जो अगस्त मॉनेटरी पॉलिसी हुआ उसमें इसे अपरिवर्तित रखा गया है, चेंज नहीं किया। पहले भी 6.75 था और इस कमेटी ने भी अभी इस बार क्या रखा है, चेंज नहीं किया है, 6.75% रखा है। चलिए ठीक, अब आप देख लीजिए क्या है CRR भैया, देखिए यहाँ CRR कैश रिजर्व रेशियो कितना है, 4.50%। तो CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, इसका नाम से ही पता चलेगा, कैश रिजर्व रेशियो, मतलब इतना आपको रिजर्व रखना है। मतलब यदि आपके बैंक है, मान लीजिए SBI बैंक है एक, SBI बैंक में यदि 100 रुपये सभी कस्टमर जमा करते हैं तो 100 रुपये का ये जो CRR है 4.5, यानी 4-4.5 रुपये इसको कैश के रूप में अपने पास रखना होगा। और बाकी जो बचेंगे 95.5 रुपये, इसे वो किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है, किसी को लोन दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन इतना कैश के रूप में उसे अपने पास रखना है। क्यों रखना होता है ये, आरबीआई ऐसा क्यों तय करता है कि आपको इतना रखना ही रखना है, क्योंकि यदि कोई भी ग्राहक बैंक के पास जाता है अपना जो जमा किया है पैसा निकालना, जैसे आप ATM से निकालते हैं, तो बैंक के पास उतना कैश होना चाहिए ना कि आप निकाल सके, नहीं तो वो बैंक क्या हो जाएगा, क्रश कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उतना रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। और उसी तरह से एक नीचे क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसमें क्या है, ये इसमें देखिए कैश रिजर्व रेशियो में SLR में सिर्फ इतना ही अंतर है कि इसमें इतना कैश के रूप में 4.5% रखना होता है, लेकिन इसमें 18% जो रखना है कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में,
ठीक है। आप सोना के रूप में भी बैंक रख सकता है या अदर सिक्योरिटी के रूप में भी रख सकता है, ठीक है, सिक्योरिटी के रूप में रख सकता है। ये सब मिला के 18% होना चाहिए, ठीक है। और ये केवल कैश के रूप में कितना होना चाहिए, 4.5%, तो उसे SLR फिर बोलते हैं, जिसमें कि आप गोल्ड वगैरह सब मिला के 18% आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को आपने समझ लिया। आप देखिए यहाँ पर आप वही पूछ रहा था कि RBI का जो अगस्त में हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी, तो तीसरे द्विमासिक मौद्रिक नीति विवरण के संबंध में कौन सा बिंदु गलत है बताना था। भारतीय रिजर्व बैंक ऑप्शन है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेपो रेट 6.5% बरकरार रखी, तो हाँ ये सही है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब ये बैंक जैसे SBI के पास पैसा ज़्यादा हो गया और ये कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, किसी ग्राहक को लोन नहीं दे सकता है क्योंकि लोन लेने वाले नहीं आ रहे हैं, तो वो पैसा अपने पास नहीं रखेगा, वो RBI में जमा कर देगा। तो RBI में जमा जब करेगा तो RBI भी इसको इंटरेस्ट देता है, तो वो जो इंटरेस्ट देता है उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। और RBI से जब बैंक लेते हैं लोन, कमर्शियल बैंक्स, तो उसे रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिवर्स रेपो रेट दर कितना है, 3.35%, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, 6.75%, ठीक है। तो ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या होता है कि मतलब इससे मिनिमम दर पे बैंक लोन नहीं दे सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, या किसी कंपनी को भी। बैंक दर 6.25% पे अपरिवर्तित रखी गई है, यही ऑप्शन गलत था क्योंकि ये 6.75% है, ठीक है। थोड़ी सी सूक्ष्म चीज़ें हैं, इकोनॉमी का आपको जानकारी नहीं होगा तो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन बोरिंग लगने से नहीं, आपको जानना तो जरूरी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 63, अगस्त 2023 में आयोजित नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है। अटल इनोवेशन मिशन ने नेशनल स्पेस इनोवेशन चैनल 2023 लॉन्च करने के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और नवर्स एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। दूसरा क्या है, नेशनल स्पेस चैलेंज जो है 2023 एक नेशनल लेवल कैंपेन है जिसे इंडियन स्पेस अर्थव्यवस्था और भविष्य के स्पेस कार्यबल में अंतर को पाटने और भविष्य के स्पेस उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑप्शन सी क्या है, ये जो नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज है 11 अगस्त 2023 से 20 सितंबर 2023 तक खुला रहेगा। तो कौन सा सही है आपको बताना है, तो बताइए। तीनों ऑप्शन सही हैं, तीनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन जो है नीति आयोग द्वारा, अटल इनोवेशन लॉन्च कब किया गया था, अटल इनोवेशन मिशन कब लॉन्च किया गया था बताइए, 2016 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इन इसरो के माध्यम से मिलकर ये अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग का है और इसरो ये नेशनल लेवल का कैंपेन चला रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, उस नौसेना अभ्यास का नाम बताइए जिसने हाल ही में दुबई UAE में भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात नौसेना के साथ भागीदारी देखी गई है। तो कौन सा है, दुबई में यह भागीदारी देखा गया है, अभ्यास जायद तलवार। उस नौसेना अभ्यास का नाम क्या है, अभ्यास जायद तलवार। यह दुबई के साथ हमारा भारत का नौसेना का अभ्यास है, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है, अबू धाबी, ध्यान रखिएगा, अबू धाबी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी चेन्नई जीती। किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने अगस्त 2023 में मलेशिया को हराकर एशियाई चैंपियन ट्रॉफी, ध्यान रखिएगा एशियाई चैंपियन ट्रॉफी, तो किसने, भारत ने, इसलिए आप याद रखिएगा मलेशिया को भारत ने हराया है, एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जीत लिया है, ठीक है। और पाउस करके और डिटेल आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। अगस्त 2023 में आयोजित 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 2023 में। हमारा कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु गलत है, ये आपको बताना है।
केंद्र सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सपोर्ट आवर ट्रूप्स सैल्यूट आवर ट्रूप्स ट्रूप्स सैनिक को बोलते हैं थीम के साथ लाल किले नई दिल्ली में 77वां स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया। ठीक है, तो ऑप्शन ये हमने देखा बी में क्या है। 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता को स्वतंत्रता दिवस पर गर्व से तिरंगा झंडा फहराने के लिए प्रोत्साहित करते हुए हर घर तिरंगा यानी हर घर तिरंगा अभियान भी शुरू किया। और तीसरा क्या है, इस आयोजन के दौरान स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में औपचारिक तोपों की सलामी के लिए पहली बार 105 mm लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल किया गया था। चौथा क्या, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय तटरक्षक कर्मियों के लिए एक राष्ट्रपति तटरक्षक पदक और 5 तटरक्षक पदक को मंजूरी दे दी। ऑप्शन 5 क्या है, राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF कर्मियों के लिए 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी और 53 कर्मियों को अग्निशामक सेवा पदक से सम्मानित किया। इसमें गलत क्या, ऑप्शन ए गलत था। ठीक है, ये सपोर्ट आवर ट्रूप्स सैल्यूट आवर ट्रूप्स थीम के साथ नहीं, क्या है 2023 के स्वतंत्रता दिवस ने 2021 में शुरू हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट थीम के साथ मनाया गया है। थीम क्या है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट थीम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, बाकी हर घर तिरंगा और 105 mm लाइट गन फील्ड का इस्तेमाल पहली बार किया गया है, सब सही है ऑप्शन। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। अगस्त 2023 में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA ने किस मंत्रालय या निकाय के साथ समन्वय से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लेन देन विवरण को समेकित खाता विवरण के साथ एकीकृत किया है? तो क्या है, ऑप्शन सेबी के साथ। ठीक है, सेबी के साथ। क्वेश्चन नंबर 68, हाल ही में अगस्त 23 में किस देश ने अनवारुल उल हक काकर को 8वां कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो पाकिस्तान ने। ठीक है, पाकिस्तान ने अनवारुल उल हक काकर को 8वां कार्यवाहक प्रधानमंत्री। ठीक है, अगस्त 2023 में कौन से भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी और पूर्व भारतीय कप्तान का निधन हो गया? सुभाष भौमिक, महेश गौली, मोहम्मद हबीब, प्रदीप कुमार बनर्जी या बाईचुंग भाटिया? तो ऑप्शन 3 क्या है, मोहम्मद हबीब की मृत्यु हो गई है। ठीक है, 74 वर्ष में मृत्यु हो गई, उनका तेलंगाना हैदराबाद में निधन हुआ है। ठीक है, और उन्हें कौन कौन उन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया था वो सब भी देख लीजिए यहाँ पर। फुटबॉल के 1980-81 में अर्जुन पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। 2016 में ईस्ट बंगाल भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2018 में पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें फुटबॉल के क्षेत्र में बंगा विभूषण उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। गांधीनगर गुजरात में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है अथवा है? ऑप्शन है क्या, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDIT ने डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत सेमीकंडक्टर समर्थन का विस्तार करने के लिए आर्म फ्लेक्सिबल एक्सेस फॉर स्टार्टअप्स कार्यक्रम के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम स्थित आर्म के साथ सहयोग किया है। ऑप्शन बी क्या है, AFAS कार्यक्रम स्टार्टअप को सत्यापित आर्म IP टूल और प्रशिक्षण व्यापक पोर्टफोलियो तक USD कितना डॉलर 0 लाइसेंस शुल्क प्रदान करता है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc जो बेंगलुरु है कर्नाटक में सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग ने इंजीनियरों के कौशल विकास समर्थन करने के लिए लैम रिसर्च इंडिया के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो कौन सा बिंदु सही है बताना है? तो B एवं C सही है, B एवं C सही है। आप यहाँ पर डिटेल्स को देख सकते हैं। हम चलते हैं सीधे 71 क्वेश्चन की तरफ।
जुलाई 2023 में आयोजित शैक्षिक कार्यक्रम अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम शिक्षा महाकुंभ 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बी क्या है? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 के दौरान लोगों को नारा किया दिया जन जन साक्षर और अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी नव भारत साक्षर कार्यक्रम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। सी क्या है? एमओई और एमओएसडी ने मतलब कि उद्यमिता विकास और एजुकेशन शिक्षा विभाग जो है ये दोनों ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 के अवसर पर विभिन्न संगठनों और संस्थानों के साथ 106 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो कौन सा सही है? ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, उस संगठन या बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में राजस्थान में शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए भारत सरकार के साथ $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उस बैंक का क्या नाम है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है उसकी स्थापना कब हुई थी बताइए? 1966 में। ठीक है, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में, फिलीपींस, मनीला में, फिलीपींस कंट्री के मनीला में। ठीक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, तो राजस्थान में शहरी सेवाओं को विस्तार करने के लिए $200 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है एडीबी के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73, उस कंपनी का नाम बताइए जो हाल ही में एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाली भारत की पहली सदस्य बनी। एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाले भारत की पहली सदस्य बनी। उस कंपनी का नाम क्या है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या है? एक केंद्रीय सरकार का पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। ठीक है, इसे पहला सदस्य बनना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74, जुलाई 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, अब बताइए इसरो की स्थापना कब हुआ था? बताइए, इसरो चंद्रयान 3 जो अभी लॉन्च किया है इसरो ने, उसका स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, जाहिर सी बात उस टाइम कांग्रेस की सरकार है, तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना किया गया था। बाद में एक 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया गया। ठीक है, अंतरिक्ष विभाग बनाया गया, और जब 1972 में अंतरिक्ष विभाग बनाया गया तो इसरो को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत कर दिया गया, उस विभाग के अंतर्गत कर दिया गया। ठीक है, चलिए तो अब देखते क्या है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा उठाए गए कदम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? ऑप्शन ए क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV का फुल फॉर्म है, C-53 और DSSAR मिशन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया, जो 7 सिंगापुर सैटेलाइट DSSAR को 6 यात्रियों के द्वारा 7 प्राथमिक सैटेलाइट के रूप में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश ले गया। बी क्या है? बी है ST इंजीनियरिंग सिंगापुर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक अनुबंध के तहत इसरो द्वारा संचालित वाणिज्यिक मिशन है। सी क्या है? लॉन्चर ने सिंगापुर के सभी 7 सैटेलाइट्स को 5 डिग्री कक्षीय झुकाव के साथ 535 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक गोलाकार नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट में स्थापित किया। तो क्या सही बताना है आपको? तो क्या है? तीनों ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, आप पॉज करके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, और इस सीरीज का यह अंतिम क्वेश्चन होगा। अगला सीरीज में 75 से 100 तक हम फिर तय करेंगे, अगला सीरीज में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या है? जुलाई 2023 में मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप के और कौन से स्टेट के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर रहे बकोम पुरुषोत्तम का निधन हो गया। बकोम पुरुषोत्तम का। ठीक है, तो वो त्रिपुरा, मिजोरम और अंडमान निकोबार के गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके थे, उनका निधन हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। छोटे छोटे सेशन में इसलिए देखते हैं ताकि आप बोरिंग ना हो जाए, न चाहे तो 1 से लेकर 100 एक ही
वीडियो में बना सकते हैं, लेकिन ताकि आपको बोरिंग ना हो तो हम आधे आधे घंटे का 4 वीडियोज़ में 100 टॉप करेंट मंथली करंट अफेयर क्वेश्चन कंप्लीट करा देते हैं। आप इसे जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया जाता है इस सेशन में। तो चलिए फिलहाल थैंक यू। आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।